चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है प्यारे बच्चों। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर आखिरी बचे हैं उनमें से अगला जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स नीड के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है। थर्मोडायनेमिक्स का आज का हमारा टारगेट है और अगले 12 से 15 दिन है ना, मैं कोशिश करूंगा जितना कम समय लगे, मगर वही है कि अगर हम चीजें जहां समय लगनी चाहिए नहीं लगेगी तो फिर वो टॉपिक आपका उस लेवल पे नहीं आएगा, राइट। तो जैसी चीजें चले बस चलते रहना, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कॉपी में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल लें थर्मोडायनेमिक्स। सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डाल लें थर्मोडायनेमिक्स। बस बस कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा प्यारे बच्चों, शुरू हो रहा हूं, स्टार्ट हो जाऊं क्या? ये जो चैप्टर है, शुरू के 3 लेक्चर, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर कुछ बेसिक कंसेप्ट, पहले एक बार नेचर बता दूं, कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाने में जाते हैं, लेकिन अगर वो बेसिक कंसेप्ट आपने ये सोचे, अभी आप समझ जाओगे, ये सोचे कि साहब हमने सुने हैं, जैसे मैंने कहा सिस्टम बच्चों ने सुना है, लेकिन कुछ छोटी छोटी, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा तो मैं स्टार्ट हो पाऊंगा, ठीक। मगर कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने उसमें उस लेवल पे नहीं देखी है, नहीं समझी है, जो हमें गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी समझने में हेल्प करेगा। इसीलिए अगर आपने ये सोचा कि मुझे ऊपर ऊपर से सिस्टम या ऐसा कुछ आता है, तो उसका खामियाजा जो है आपको वो गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी भुगतना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से, बिल्कुल बेसिक से चलें, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखिए, जितने दिन लगेंगे प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में, वो क्यों कह रहा हूं मैं अभी समझ जाओगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमई। क्या कहते हैं? अब ये क्यों कहा अभी बताता हूं। कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ इंजीनियरिंग, और ये सच्चाई भी है। जब इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी तो यहीं से स्टार्ट हुई थी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मदर ऑफ इंजीनियरिंग। और कहते हैं कि जो यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, शुरू में होते हैं ना तो आराम से फिर पूरा फैमिली देखते हैं, अभी पूरा फैमिली देखने का समय नहीं, ठीक है। आइए, तो बस बस है ना, बस बस। अब सवाल ये है, शुरू हो जाऊं तो पढ़ने वाले मूड में आ जाइए। तो कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ इंजीनियरिंग, और कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी जो मदर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। कौन है? मतलब समझना, मदर की मदर दैट इज ग्रैंड मदर। यानी कि हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है बच्चों, जो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग को कंट्रोल करता है। थिंग इज, काफी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। अब है क्या ये चैप्टर का नेचर, क्या थोड़ा वो समझना। जब हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स ने इस पूरी दुनिया को, हर प्रोसेस को, हर चीज को बस एक ही तरह से एक्सप्लेन किया, और वो एक्सप्लेनेशन का तरीका था एनर्जी। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज को कई तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एक तरीका हो, कोई, जैसे हमने इक्विलिब्रियम को कई तरीके से एक्सप्लेन किया था। इन द सेम वे, अगर कोई प्रोसेस होता है, अगर कोई चीज होती है, अगर कोई घटना होती है, अगर कोई क्रम, कोई कुछ हो रहा है, उसके होने कहीं ना कहीं कारण होगा। बोलो हाँ या ना? कारण, कारण न जाने कितने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ने हर कारण को, हर चीज को बस एक ही तरीके से नापा है, तौला है, और वो क्या है? एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरी की पूरी ब्रह्मांड में हर चीज का जो क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन जो भी चल रहा, दैट्स द रीजन, एंड द ओनली रीजन इज एनर्जी। आप उसी एनर्जी को पढ़ने वाले हैं, और वो कैसे एनर्जी का पूरा कंट्रोल बिहेवियर है, वही थर्मोडायनेमिक्स है। सो थर्मोडायनेमिक्स, सरल भाषा में कहूं तो डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो, राइट। यानी हम इस चैप्टर में एनर्जी इन फ्लो पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब मैंने एनर्जी बोला तो एनर्जी के 2 रूप हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वो रुकी हुई है, और डायनेमिक मतलब वो फ्लो कर रही है, मतलब बहती हुई एनर्जी, राइट। तो जब एनर्जी फ्लो में है, जब डायनेमिक नेचर का है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। यानी मैं कहूंगा आज हम एनर्जी बस नहीं पढ़ रहे हैं, एनर्जी का फ्लो पढ़ रहे हैं, और इसे अगर और टेक्निकल भाषा में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा, आज हम एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। एनर्जी का, यानी कोई मुझसे कहे साहब थर्मोडायनेमिक्स में आप सीखते क्या है, जैसे कोई कहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीखते हैं, बैटरी बनाना, अरे हाँ या ना। काइनेटिक्स में क्या सीखते हैं, रफ्तार। तो थर्मोडायनेमिक्स में सीखते क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, वो है हाउ एनर्जी इज एक्सचेंज एंड हाउ दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंट्रोल एवरीथिंग। वो कैसे होता है, यही थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 लिखते चलिए। अच्छा
शुरू के 3 लेक्चर साथ साथ में लिखते चलना जब तक इंथैल्पी नहीं आ जाए। जैसे इंथैल्पी आएगा फिर कंसेप्चुअल हाईली हो जाएगा, फिर अपन समझेंगे फिर लिखेंगे। इंथैल्पी तक आप साथ में लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम एनर्जी इन फ्लो पढ़ने वाले हैं, यानी एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। अब ये कैसे एक्सचेंज होता है, ये कैसे पूरी घटना कंट्रोल होती है, सब कुछ सिखाऊंगा, बस सुनते चलिएगा। तो अगर कोई मुझसे कहे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो मैं कहूंगा थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है which discuss the flow of energy, which discuss the exchange of energy। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पीछे का मोटिव क्या है, तो ये तो समझ में आता है कि साहब इसने हमें एनर्जी का एक्सचेंज बताया, ये तो मेन फंडामेंटल है। लेकिन आज करो, आज से कुछ दिनों पहले मैंने कहानी ऐसे शुरू करी थी, हमारी केमिस्ट्री के 3 सवाल, और हर सवाल पे जन्म होता है एक चैप्टर का। केमिस्ट्री के 3 सवाल, उसका पहला सवाल था आखिर कुछ क्यों होता है, और जवाब देने के लिए एक चैप्टर उतरा था थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री का दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है, और तीसरा सवाल जब होता है तो कितनी रफ्तार। रफ्तार में कौन सा चैप्टर आया, काइनेटिक्स। और उसी दिन जब ये सवाल मैंने बोला था, मैंने कहा था एक नया सफर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रो के बाद, और जाके खत्म होगा थर्मो में, बोलो हाँ या ना। तो पहला सवाल, मतलब हमने जब थर्ड सवाल से स्टार्ट किया, तो पहला सवाल कितनी रफ्तार से होता है, कौन सा चैप्टर पढ़ा, काइनेटिक्स। कितनी हद तक होता है, इक्विलिब्रियम, यही तो आपने पढ़ा। के होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा ज्यादा, के होगा कम तो रिएक्टेंट होगा ज्यादा, हाँ या ना। हद ही तो बता रहे थे ना, किसी रिएक्शन का के ज्यादा तो उसका एक्सटेंट फॉरवर्ड में है, बैकवर्ड में है, राइट। आज हम ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं आखिर कोई घटना, कोई फेनोमेनन, कोई इवेंट, कोई प्रोसेस क्यों होता है। तो एक सवाल आता है, पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स किस सवाल का जवाब देता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, वो क्या सिखाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इस ब्रह्मांड के सबसे पहले सवाल का जवाब देता है, आखिर कुछ क्यों होता है। ऑफ कोर्स अब हम थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना बड़ा है, कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो थर्मोडायनेमिक्स तो जरूर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग प्यारे बच्चों इसका सब सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ते हैं। तो अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले से लिख लेना कॉपी में, लिखते चलिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या हमें सिखाने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ाने वाला है, आओ पहले एक बार उसे समझ लेते हैं, राइट। जैसा मैंने कहा, इस चैप्टर का सबसे पहला एप्लीकेशन, सबसे पहला पॉइंट, ये हमें सिखाता है आखिर कुछ क्यों होता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चलता रहूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, साथ में लिखते रहना प्लीज। इंथैल्पी तक सबको बता दो, लोग आए हैं, इंथैल्पी तक आपको साथ में लिखते चलना है, ठीक है क्या। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आखिर इसे पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। क्या बोलते हैं, इसने हमें यह सिखाया नींद क्यों अपने आप आती है, इसने हमें यह सिखाया पढ़ाई अपने आप क्यों नहीं होती है। ऐसा सिखाने वाला कौन था, थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स, इट एक्सप्लेन्स। हाँ बड़ा प्यारा चैप्टर, बस आनंद लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। इट एक्सप्लेन्स स्पॉन्टेनिटी। इसने पहली बार हमें बताया स्पॉन्टेनिटी क्या है, स्पॉन्टेनिटी कैसे आती है। और यकीन मानो हम इसी सवाल की खोज में चलेंगे। इस चैप्टर में हम इस सवाल की खोज में ब्रह्मांड घूमने चलेंगे, और सवाल हमारे वो वहां नहीं, सुनते रहो ना यार, और हमारे मन में सवाल है, हाँ आपके रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आते हैं, और हमारे मन में सवाल है आखिर कुछ क्यों होता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने चलेंगे, और जिस दिन जवाब मिलेगा उसी दिन चैप्टर खत्म होगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक चैप्टर चलता रहेगा, चलेगा। तो इट एक्सप्लेन्स स्पॉन्टेनिटी, ये किसने सिखाया, थर्मो ने। जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स में दुनिया भर के लॉज हैं। क्या है, लॉ। आप सबने फिजिक्स में पढ़ भी लिया होगा शायद, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हाँ या ना। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ऐसा पहला सब्जेक्ट है, ऐसा पहला चैप्टर है जिसमें जितने भी लॉ है इनका कोई वेरिफिकेशन, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अगर आप फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो उसका एक डेरिवेशन दिया जाता है, उसका प्रूफ दिया जाता है, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से आता है, हाँ या ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा सुनिएगा। आज पहली बार ऐसा होगा कि जितने भी लॉज होंगे वो सारे के सारे किसी मैथमेटिकल प्रूफ के मोहताज नहीं होंगे, वो सब आपको फील करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, फील। जितना फील करते चलोगे उतना थर्मो में घुसते चलोगे, और फील नहीं होगा तो फिर थर्मो भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा फीलेबल चैप्टर है। कैसा चैप्टर है, फीलेबल। यानी हम, जरा सुनिएगा, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज। चलेगा, लिखते चलिएगा। तो पॉइंट नंबर 2, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जानते हो थर्मोडायनेमिक्स ने दुनिया के ब्रह्मांड के सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है। हाँ या ना? ये हमें लॉ सिखाता है, ये हमें एनर्जी का एक्सचेंज बताता है, हर चीज के होने ना होने के कारण एनर्जी है, ये हमें समझाता है और बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन फिर भी इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, और उन कमियों में से एक कमियां है प्यारे बच्चों, ऐसा आपके साथ होगा, कभी भी थर्मो की मदद से रफ्तार बताने की कोशिश मत करना। हम लास्ट में न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा होगा, सुनना ध्यान से। जब हम, आप लोगों ने कई दफा गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना है, ऐसा नहीं कि पहली बार बैठे हैं, नाम तो सुना है ना। गिब्स फ्री एनर्जी आप सबको, ऐसा मैंने पहले भी कहा था जब काइनेटिक्स पढ़ा रहा था, मान लो मेरे पास 3-4 रिएक्शन है। कितने रिएक्शन है? 3-4, और हर रिएक्शन का अपना डेल्टा जी। हाँ या ना? डेल्टा जी की वैल्यू लिखी होगी -50, -100, -200, बेटा पढ़िएगा, -300, -400, और आपसे पूछेगा बताओ किसकी रफ्तार ज्यादा, किसकी रफ्तार? थर्मो से कभी रफ्तार बताने की कोशिश मत करना। आप मुझसे आर्ग्यू करोगे, आने दो गिब्स में, आप मुझसे लड़ोगे, सर हम बता सकते हैं, बट कीप इन माइंड, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिमेरिट्स या लिमिटेशंस। तो उसमें सबसे पहला लिमिटेशंस ये है प्यारे बच्चों कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें रफ्तार नहीं बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। कुछ को लगता है हाँ नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, हाँ दिक्कत यहां नहीं है, जब न्यूमेरिकल में आप गलत करते हो तब दिक्कत है। तो याद रखना, कभी भी काइनेटिक्स के सवालों का जवाब थर्मो से देने की कोशिश नहीं करें। इज दिस क्लियर बच्चों? एक बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात बताऊं क्या, थर्मोडायनेमिक्स कभी भी कोई छोटी बातें नहीं करता, उसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ऐसा है थर्मोडायनेमिक्स, वो कैसी बातें करता है? बड़ी बड़ी। उससे आप छोटी, उससे पूछो ब्रह्मांड कब खत्म होगा, बता देगा। उससे पूछो ब्रह्मांड में, अरे यार, उससे पूछो ब्रह्मांड में कब प्रलय आएगा, बता देगा। लेकिन आप उससे छोटे छोटी बातें पूछे, वो उसका जवाब देने वाला नहीं है। इसे कुछ ऐसे कहते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कभी भी माइक्रोस्कोपिक से डील नहीं करता। इसका एप्लीकेशन क्या बताऊंगा, पहले इन पॉइंट्स को दिमाग में रखें। वो कभी भी माइक्रोस्कोपिक से डील, वो हमेशा डील किससे करता है? मैक्रोस्कोपिक मॉडल से। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक मॉडल में ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक मॉडल में ही एप्लीकेबल है थर्मो के लॉज। जितने भी थर्मो के लॉज हैं, ऐसा नहीं आप कहीं लगा दोगे, इनकी अपनी लिमिटेशन है, इनकी अपनी कुछ न कुछ खामियां हैं, और वो खामी नंबर 1 है, ये केवल मैक्रो में ही अप्लाई होता है, माइक्रो में नहीं। हां ये बात अलग है, माइक्रो से ही मैक्रो बनता है, माइक्रो से ही, लेकिन फिर भी ये माइक्रो को एक्सप्लेन करने वाला, ये एक्सप्लेन किसको करेगा? मैक्रो को। व्हाट आई वांट टू से, समझिएगा। आज इस रूम का प्रेशर है, बोलो हाँ या ना? आज इस रूम का अपना कुछ प्रेशर है, ये इस रूम का है, जो हर किसी के कारण एक टोटल प्रेशर है। कहीं यहां पे कुछ प्रेशर है, कहीं यहां पे कुछ प्रेशर है, एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है, उससे मतलब नहीं है। व्हाट इज द टोटल प्रेशर, उससे मतलब है। जब भी ये डील करेगा, वो किससे डील करेगा? मैक्रो से। बहुत छोटी लेवल पे जाके कभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, वो थर्मोडायनेमिक्स का पॉइंट नहीं है। इज दिस क्लियर? तो अगर कोई मुझसे कहे कि थर्मोडायनेमिक्स की अपनी कुछ खामियां हैं, इसे न्यूमेरिकल सोचो, थ्योरी मत सोचो। मतलब जब भी हम थर्मो के लॉज लगाएंगे, कहां लगाएंगे? मैक्रो में। माइक्रो में लगाने वाले, जब थर्मो शुरू होता है तो थर्मो ने इस दुनिया को बस एक ही नजर से देखा, वो नजर किसकी थी? एनर्जी। हर चीज के होने का कारण, न होने का कारण। इसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बहुत सिंपल वे में देखा, बहुत सिंपल तरीके समझा। जब थर्मो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करता है, तो उसने सबसे पहले यूनिवर्स को ही सिंप्लीफाई किया। जब कोई चैप्टर शुरू होता है तो शुरू में नए नए टर्मिनोलॉजी होते हैं, और धीरे धीरे उन्हीं शब्दों का कंसेप्ट बनता है, बोलो हाँ या ना? अभी तक जितने केमिस्ट्री में चैप्टर चला करते थे, वो केमिस्ट्री के हुआ करते थे, उनमें एक ही शब्द चला करता था, मोल, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फलाना ढिमकाना, हाँ या ना? लेकिन इस चैप्टर का नेचर अलग है, इसकी भाषा अलग है। जब तक आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे, तब तक आप चैप्टर के कंसेप्ट नहीं समझोगे। सबसे पहले लैंग्वेज समझना है, और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको इसकी वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी, इसके टर्म समझने पड़ेगी, हाँ या ना? आपसे अगर कोई पूछे यूनिवर्स क्या है, तो आप न जाने क्या क्या बताएंगे, बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो, बस बताना नहीं है, बस मन में सोचना, हाँ हम न जाने क्या क्या बताएंगे। लेकिन अगर हमने थर्मो से पूछा, किससे पूछा? सर आपकी नजर में यूनिवर्स क्या है? आपकी नजर में यूनिवर्स, उसने बहुत ही सिंपल शब्दों में आंसर दिया, ये जो यूनिवर्स आपको दिख रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, वो केवल 2 ही चीजों से बना है, एक है सिस्टम और दूसरा है
तो टर्मिनोलॉजी में लिखिएगा पहला टर्म यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है? यूनिवर्स। अब आप यकीन नहीं करोगे, ये कंसेप्ट इतना छोटा है मगर इसमें कंफ्यूजन कितने आते हैं, अभी जरा सुनिएगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बनाता है? यूनिवर्स। मतलब ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, धर्मों की नजर में उसमें केवल दो ही चीजें हैं, एक है सिस्टम, दूसरा है, ये समझने के पहले यूनिवर्स क्या है, जो कि दो चीजों का समेशन है, एक सिस्टम दूसरा सराउंडिंग का, तो आपको पहले समझना पड़ेगा सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझते हैं, फिर लौटते यूनिवर्स में। चलेगा? अभी आपको मैंने यूनिवर्स बोला ना, आपके मन में कोई तस्वीर आई क्या? कौन सी तस्वीर आई? चांद, सितारे, आकाश, गंगा सब आ गया। अभी ये तस्वीर बदलने वाला हूं, ये यूनिवर्स सिमट कभी इतना होने वाला है, जरा समझिएगा। हेलो, अगर कोई कहे यूनिवर्स क्या है, तो सरल भाषा में आपने क्या कहा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्टम? पहले सिस्टम तो बताओ, हाँ या ना, यस और नो। धर्मों ने कहा भाई साहब ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक जिसे आप पढ़ते हैं, एक जिसे आप नहीं पढ़ते। एक जिसे आप वही वाली बात है, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप नहीं देखते, बस खत्म दुनिया। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे आप, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम। तो टर्मिनोलॉजी में अगला जो टर्म हम सबके सामने है उसका नाम है सिस्टम। तो कोई कहे सिस्टम क्या है, एक लाइन लिख लो, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, जो आपके ऑब्जर्वेशन में है, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, वही प्यारे बच्चों सिस्टम है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लेकिन आप पूरा ब्रह्मांड एक साथ पढ़े कोई जरूरी? तो सोचने वालों ने कहा हमने पूरा ब्रह्मांड ही पढ़ा, तो बोले तो वो भी सिस्टम आपका है। हेलो, आप किस चीज को स्टडी कर रहे हो? आप एक छोटे से बच्चे को स्टडी कर रहे हो, क्या आप एक पूरे के पूरे कोटा शहर को स्टडी कर रहे हो, क्या आप अर्थ को स्टडी कर रहे हो, क्या आप सच में पूरी यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हो? द थिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी इज गोइंग टू बिकम योर सिस्टम। और एनसीईआरटी कहता है, मेरे बातों को बहुत ध्यान सुनना, सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ, क्या कहता है? सिस्टम को छोड़ के बाकी, इतना ही आपको पता था? इतना एनसीईआरटी पढ़ते ही बच्चा नीचे पढ़ता ही नहीं है, और नीचे उन्होंने कुछ छुपा के लिखा हुआ है। जानना चाहते हैं क्या? पहले इसे लिखना, सिस्टम लिख लिया क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सराउंडिंग। हाँ, बस साथ साथ लिखते रहे, बहुत अच्छे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है? सुर, सराउंडिंग। लिखिएगा रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सर यही तो हम बचपन से सुनते आए हैं, यही तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और जिसने ये सोचा उसने थर्मोडायनेमिक्स को गलत सीखना शुरू कर दिया। हाँ ये सही है, जिसे पढ़ते हैं वो सिस्टम है, जिसे नहीं पढ़ते बाकी सब सराउंडिंग है। एनसीईआरटी कहता है नहीं, पूरी बात तो सुनो, जिस चीज का एनालिसिस करते हैं वो सिस्टम है, राइट? लेट्स इमेजिन हमें स्टडी करना है, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेट्स इमेजिन, अरे यही तो मैं बताते आखिर कुछ क्यों होता है। तो हमने एक सवाल मन में सोचा, इस क्लास में बच्चे जितने बैठे हैं इनका सिलेक्शन होगा कि? जवाब भी हमें पता, हालांकि फिर भी लेके चलते हैं, पता है ना जवाब, फिर भी सवाल लेके चलते हैं, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब ये सवाल हमने माना तो हमने किसे स्टडी करना चाहा? क्लास को। तो ये जो क्लास है हमारा क्या बन गया? इज दिस क्लियर? और एज पर परिभाषा चले तो इस क्लास के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? मतलब इस क्लास के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। मतलब पड़ोसी वाले भी सराउंडिंग है, मतलब वो यूक्रेन, अमेरिका, वो भी सराउंडिंग है। मतलब हमारे सराउंडिंग के दायरे तो बहुत बड़े हैं, हाँ या ना? और अगर हमारे सराउंडिंग का दायरा इतना बड़ा है, मेरी बात को समझिएगा, अगर हमारी सराउंडिंग का दायरा इतना बड़ा है, हेलो, तो फिर हम और दूर जाएं, यहीं तक क्यों सीमित है? चांद सितारों तक पहुंचे ना। मतलब कल को मैं ये कहूं इस क्लास के बच्चों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तारों का संयोग ऐसा है। क्या ये कहना सही होगा? मेरी बात को समझिएगा। एनसीईआरटी कहता है हाँ ये सच है। एनसीईआरटी कहता है सिस्टम के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, मगर प्रैक्टिकली फॉर एनालिसिस एवरीथिंग इज नॉट सराउंडिंग, ओनली दैट थिंग इज सराउंडिंग व्हिच कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम।
जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, जो सिस्टम के साथ एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है, मात्र वही सराउंडिंग है। हर चीज सराउंडिंग। रोको, यूनिवर्स क्या था? आप देखना, मैं शुरू में आपको सोचने के मौके दूंगा, शुरू के 3 लेक्चर तक, ठीक है? क्योंकि आपको मैं शब्दों के अंदर डेप्थ में ले जाना चाहूंगा, फील करो इन शब्दों को। व्हाट इज यूनिवर्स? सिस्टम प्लस, और सिस्टम की परिभाषा जिसे पढ़ रहे हो, और सराउंडिंग की परिभाषा जिसे आप नहीं पढ़ रहे हो। बोलो ना यार। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में चले, मैं भी लिखवा दूंगा, तो सराउंडिंग वो है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब जो सिस्टम को एनर्जी दे सकता है। सिस्टम से एनर्जी, अरे बोलो ना यार। मान लो आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, मान लो, अरे मान लो ना, चिल्लाना नहीं बेटा, फिर मानना है। जब आप जोर जोर से चिल्लाने लगे तो क्या बगल वाली क्लास डिस्टर्ब होगी? बोलो ना यार। क्या वो पड़ोसी वाले भी डिस्टर्ब होंगे? उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके चिल्लाने से, मतलब वो हमारे सराउंडिंग हुए कि नहीं हुए? मेरी बात समझिएगा। अगर आप अपने हॉस्टल के कमरे में हैं और आप अपने कमरे में बैठ के चिल्ला रहे हैं या गाना बजा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगल बगल वाले कमरे डिस्टर्ब हो सकते, बोलो हाँ या ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा हॉस्टल आपने डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको समझना, थर्मो कहता है हाँ, जिसे आपने सोचा वो असली वाला यूनिवर्स है। फॉर एनालिसिस एवरी टाइम दिस रियल यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू बी द योर यूनिवर्स। ये असली वाला ब्रह्मांड है। जब मैंने क्लास शुरू करी तो मैंने कहा यूनिवर्स, राइट? आपके मन में चांद सितारे आकाश गंगा ऐसा बोला ना, ये असली वाला यूनिवर्स है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हर वक्त असली वाला यूनिवर्स लेके, मतलब आज अगर मैं इस क्लास को सिस्टम मानूं तो हमारा जो यूनिवर्स है इसी बिल्डिंग तक सिमट के रह गया है भाई। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब एक बच्चा कहे सर मैं मोबाइल से मैसेज भेज के कहीं दूर तहलका मचा दूंगा, तो क्या वो भी मेरा सराउंडिंग है? मेरी बात को समझिएगा। तो अब आपको फील करना पड़ेगा। ऐसे करोगे ना तो मैं रुकूंगा तो है नहीं, आपको पता है समय का कंस्ट्रेंट है, फिर आप मेन डेप्थ नहीं समझ पाओगे। कंसेप्ट को फील करो ना, मजा आएगा, राइट? तो एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मतलब आप ये कहना चाहते हो वो सराउंडिंग है जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है? प्रैक्टिकल पर्पस में वही तो सराउंडिंग है। इसे लिखना, पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन प्रैक्टिकल नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन प्रैक्टिकल surrounding is that part, in practical surrounding is that part which can interact with the system. Surrounding is that part which can interact with the system. अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर आपने कहा जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, सर ये इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? इस पूरे चैप्टर में इंटरेक्शन का एक ही रास्ता है, एनर्जी। कौन है? रुकिएगा, विच कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम, चलेगा? इससे मैं और लोकल देसी भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है या जो सिस्टम के द्वारा इफेक्ट हो सकता है, सही मायनों में वही सराउंडिंग है। बोलो हाँ या ना? कुछ देर पहले जब मैंने यूनिवर्स बोला था, क्या असली वाला यूनिवर्स आपके दिमाग में आया था? लेकिन हर बार असली वाला यूनिवर्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, अब केवल वही आएगा जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है या जो सिस्टम से इफेक्टेड। अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, केस टू केस। क्या बोला? आप पढ़ क्या रहे हो, आप स्टडी किसे कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपका यूनिवर्स बदलता जाएगा। केस टू केस, सिचुएशन टू। कभी आपका यूनिवर्स बगल वाले कमरे तक सीमित होगा, हेलो, तो कभी पूरा बिल्डिंग होगा, तो कभी हो सकता है पूरा शहर होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, अब यूनिवर्स के दायरे सिचुएशन टू सिचुएशन बदलने वाले आया ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा यूनिवर्स फिक्स है, ये फिक्स है। नो, दैट इज नॉट द थर्मोडायनेमिक्स। आपको समझना है, थर्मो कहता है जिसे पढ़ते हैं वो सिस्टम है और जिसे नहीं पढ़ते वो सराउंडिंग है। परिभाषा में तो सही है, लेकिन सही मायनों में सराउंडिंग केवल वो है जो सिस्टम से प्रभावित हो रहा या जो सिस्टम को प्रभावित कर रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर आपने कहा जो इंटरेक्शन करता है या जो इफेक्ट हो सकता है, सर ये इंटरेक्शन कैसे होता है? इंटरेक्शन होने के लिए हमारे पास है एनर्जी। कौन है? बहुत ध्यान से सुनना, एनर्जी का आदान प्रदान होगा तो डिस्टरबेंस होगा। अब इस पूरे चैप्टर में एनर्जी के हैं हमारे पास 3 रास्ते। कितने रास्ते? या तो होगा मैटर का एक्सचेंज। एक्सचेंज तो समझते हो ना? एक्सचेंज तो समझते हो ना? एक मिनट, सराउंडिंग कौन है ये क्लियर हुआ? सराउंडिंग किससे इंटरेक्ट कर रहा है? इंटरेक्शन में क्या होने वाला है? एनर्जी का एक्सचेंज। तो एनर्जी के एक्सचेंज के कितने रास्ते हैं? या तो होगा मैटर का एक्सचेंज, या तो होगा हीट का एक्सचेंज, या तो होगा वर्क का एक्सचेंज, या तो होगा चौथा कोई रास्ता।
सुनिएगा, थर्मो बहुत बड़ा है, अभी पहले धीरे धीरे केमिकल थर्मो में आके आपको सिमटाऊंगा, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। मैं नहीं कहता हूं एनर्जी के 3 रास्ते हैं बस, मैं कह रहा हूं हमारे इस चैप्टर में अगर कभी एनर्जी का एक्सचेंज करना है, अगर कभी सिस्टम सराउंडिंग को बात करना है, अगर कभी एक दूसरे को इफेक्ट करना है, कुल कितने रास्ते हैं? 3। या तो होगा मैटर, या तो होगा हीट, या तो होगा, इज दिस क्लियर? धीरे धीरे ये तीनों रास्तों में सिमट के केवल 2 ही रास्ते बचेंगे, एक होगा हीट, दूसरा होगा, लेकिन अभी कितने रास्ते हैं? ताकि अच्छे सवाल भी अपन करें, राइट? इस पूरे चैप्टर में एनर्जी एक्सचेंज के कितने रास्ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कितने हो जाएंगे, क्यों होंगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल यहां तक फंडा क्लियर है? एक बात बताओ, यूनिवर्स इज फिक्स और वेरिएबल? यूनिवर्स इज फिक्स और वेरिएबल? केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन आपका यूनिवर्स बदलेगा, बोलो हाँ या ना? कभी बाउंड्री 4 दीवारों तक होगी, अरे हाँ या ना? तो कभी बाउंड्री दीवारों के पार भी तो होगी। एक वर्ड मैंने बोला, क्या बोला? बाउंड्री। क्या बोला? अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो कुछ तो ऐसा है जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा होगा, उसे क्या बोला गया? बाउंड्री। बोले तो दीवार। यस और नो? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जैसा लिख रहा है लिखते चला। मैटर, हीट, वर्क, ये 3 तरीके हैं जिनसे एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मतलब इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं बोलूं एनर्जी, तो 3 चीजें आपके दिमाग में आ जाए, मैटर, हीट और वर्क, जिनसे एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम है, दूसरा सराउंडिंग है, और दोनों के मिलने से बनता है यूनिवर्स, और सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो दीवार है उसी का नाम है बाउंड्री। क्या नाम है? क्या आपकी इस क्लास और बगल वाली क्लास को कोई सेपरेट कर रहा है? कौन? वो जो दीवार है वो किसकी बनी हुई है? ईंट की, हाँ या ना? हमेशा दीवार ईंट की बने क्या कोई जरूरी है? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो टर्मिनोलॉजी की सीरीज में लिखिएगा नेक्स्ट टर्म बाउंड्री। एक कितने टर्म हो गए? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। हेलो, अच्छा कहीं साइड में लिख देना, स्टार बना के, बादल बना के, बाउंड्री, सॉरी यूनिवर्स, बादल बना के लिख दीजिएगा यूनिवर्स केस टू केस, यूनिवर्स केस टू केस वैरी करेगा। यूनिवर्स केस टू केस वैरी करेगा। किस चीज को आप पढ़ रहे हैं, किस चीज को आप समझ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका जो यूनिवर्स है वो बदलता जाएगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बाउंड्री। अरे बाउंड्री बोले तो दीवार, हाँ या ना? बाउंड्री किससे सेपरेट कर रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग को। तो लिखिएगा विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वही बाउंड्री कहलाता है, बोलो हाँ या ना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं बच्चों, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी चल रही शब्दावली। क्या चल रही है? शब्दावली, समझते हैं ना? हाँ या ना? तो अभी मैं अगला शब्द आप सबके सामने क्या लेके आया हूं? बाउंड्री। एक लाइन बोलता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना। सिस्टम सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? मतलब वो कौन सी चीज है जो एनर्जी के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है? क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग से बातें करता है, बातें करना मतलब एनर्जी का एक्सचेंज करता है। एनर्जी एक्सचेंज के 3 रास्ते, या तो होगा मैटर, या तो होगा हीट, या तो होगा वर्क, मगर ये सारा का सारा खेल होने वाला है बाउंड्री से, बोलो हाँ या ना? यानी कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? बाउंड्री। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाउंड्री कैसी है, बोलो ना यार। अगर आज मान लो बगल वाली क्लास है, मान लो बगल में क्लास है, मान लिया, और आपको उस क्लास को डिस्टर्ब करना है, क्या करना है? आप कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं इसका निर्णय ये बाउंड्री करेगा, हाँ या ना? अगर दीवार लोहे की होती, कैसी होती? मान लो तो आपने कोने में बैठ के डिस्टर्ब कर दिया होता, उधर एक चिंगारी भड़का के डिस्टर्ब कर दिया होता ना। कुछ कह रहे करंट लगा के, इनोवेटिव आइडियाज हैं आपके पास, राइट? मेरे इतने अच्छे आई, मैं तो चिंगारी में खुश था। खैर, कुछ करंट, कुछ और भी, हाँ या ना? अच्छा मान लो ये जो दीवार है वो गुब्बारे जैसी होती है, कैसी होती है? गुब्बारे जैसी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो आप कैसे डिस्टर्ब करते हैं? चलो आओ, लिखिएगा बाउंड्री कैन, बस बेटा बस, बाउंड्री कैन बी रिजिड। अब आपका ध्यान मुझे कहां चाहिए, आइएगा। बाउंड्री कैन बी रिजिड, ये बताओ ये बाउंड्री रिजिड है क्या कि फ्लेक्सिबल है?
बोलो बेटा, लिखिएगा। बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग। अब इतना तो सबको याद होता है, लेकिन जब सवाल में कंडक्टिंग की जगह लिखा आता है डायथर्मिक, तो बच्चा कहता है सर आपने तो पढ़ा ही नहीं। बेटा, कंडक्टिंग को ही कभी कभी हम डायथर्मिक वॉल भी कहते हैं। तो सवाल ऐसे कहेगा सिस्टम इज मेड ऑफ डायथर्मिक वॉल, तो आपको समझ जाना है मतलब एक ऐसी दीवार है जिसमें से कंडक्शन हो रहा है। सर किसका कंडक्शन? करंट करे? हाँ, करंट वरेंट नहीं है, एनर्जी है। और एनर्जी कितने रूप है? 3, या तो मैटर, या तो हीट, या तो वर्क, चौथा कोई। इज दिस क्लियर? तो वॉल या बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग, कैन बी नॉन कंडक्टिंग। ये जो नॉन कंडक्टिंग है इसे ही कई दफा इंसुलेटेड भी कहते हैं, इसे ही कई दफा एडियाबैटिक वॉल भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जब मैंने दीवार बोला तो दीवार में इंसुलेटेड एडियाबैटिक दोनों सेम बोल रहा हूं, लेकिन आगे चल के भी दोनों में कुछ अंतर आएगा, राइट? नॉन कंडक्टिंग मतलब एक ऐसी दीवार जिससे कंडक्शन होने वाला, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसी दीवार को क्या बोला? नॉन कंडक्टिंग। और जिससे एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए क्या बोला? कंडक्टिंग। इज दिस क्लियर? बाउंड्री कैन बी रियल। ये जो दीवार है आपको नजर आ रही है क्या? अच्छा, सच क्या होता है? व्हाट इज सच? व्हाट इज रियलिटी? जो दिखता है वही सच होता है। अरे हाँ या ना? अगर आज मैं आपसे कहूं पता वहां ऐसा होता है, तो आप मेरी बात मानेंगे? मान लेंगे। अगर यकीन होगा, विश्वास होगा मुझ पे तो मान लेंगे, लेकिन अगर विश्वास नहीं, हम दोनों स्ट्रेंजर हैं, अननोन है, मैं आपसे कहूं बेटा वहां ऐसा होता है, तो आप नहीं मानो क्यों? आपने देखा नहीं, आया ना? जो वास्तविकता है, जो थोड़ी फिलॉसफी बातें कर रहा हूं, सुनो तो सही। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो वही है जो हमारी आंखों को नजर, गलत, जो हमारे सेंस ऑर्गन को सेंस होता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन को सेंस होता है। और सेंस ऑर्गन अपनी इंद्रिया है ना यार, सेंस ऑर्गन को जो सेंस होता है वही रियलिटी है, और जो सेंस नहीं हुआ वो रियलिटी। जैसे हवा नजर तो नहीं आती, मगर कोई कहे हवा है तो सच है कि झूठ है? सच, क्योंकि आंखों को नजर तो नहीं आया मगर महसूस तो हुआ। बोलो हाँ या ना? यानी जो रियलिटी है वो है जो हमें महसूस होता है। यस और नो? यस और नो? तो बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी, जो आपको महसूस होगा, जो आपके सेंस ऑर्गन को फील होगा। एनसीईआरटी कहता है आपको फील हो ना हो, मगर याद रखना बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी। बच्चा बाकी सारी बातें तो समझ जाता है, वो आके यही फंसता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी बाउंड्री? आपका इमेजिनरी बाउंड्री से मतलब क्या है? अब यहां पे दुनिया भर में अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है वहां का ध्यान खींचूंगा, पहले लिखते चलना। अच्छा, रिजिड बाउंड्री का मतलब समझाने की आवश्यकता तो नहीं है? बोलो बेटा, बोलो बेटा। अच्छा, अगर रिजिड बाउंड्री हुआ, क्या हुआ? तो उसमें कंप्रेशन माने कि ना माने, एक्सपांशन भी। 1 मिनट, इस पूरे चैप्टर में हर चीज के होने ना होने का कारण एनर्जी, और एनर्जी कितने रास्ते? मैटर, हीट और वर्क। अभी एक एक करके समझेंगे, फिलहाल वर्क में आ जाओ, आ जाओ। आगे क्या? आप सबने तो डिटेल में पूरा वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ा होगा। वर्क के न जाने कितने रूप पढ़े होंगे। इस चैप्टर में हम वर्क का मात्र एक रूप लेके चलेंगे, दैट इज इधर कंप्रेशन और एक्सपांशन। जैसे हम कहेंगे पीवी वर्क, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और कोई दूसरा वर्क? ऐसा हमारा चैप्टर है। पहले समझो, मैं पूरा थर्मो नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल केमिकल थर्मो पढ़ा रहा हूं। चलेगा भाई? तो आज हमारे इस चैप्टर में एनर्जी कितने रास्ते हैं? पूरी दुनिया में 3 रास्ते में, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आज इस चैप्टर वर्क का एक ही मतलब है, ईदर कंप्रेशन और। इज दिस क्लियर? अब सुनना, अगर बाउंड्री रिजिड हुई, कैसी हुई? आपका फील चाहिए मुझे, बाद में जब आऊं ये आखिरी तक चलेंगे, सब याद रखना। अगर मैंने लिया रिजिड बाउंड्री, कैसा लिया? तो बताओ उसमें कंप्रेशन होगा क्या? एक्सपांशन होगा क्या? मतलब अगर कभी सवाल बोल दे उस सिस्टम की बाउंड्री रिजिड है, उस सिस्टम की बाउंड्री, समझ जाना वर्क के रास्ते बंद है, वर्क के रास्ते। तो अगर कभी कंप्रेशन या एक्सपांशन हुआ तो बताओ बाउंड्री को रिजिड होना पड़ेगा फ्लेक्सिबल। इज दिस क्लियर? क्या आपको कंडक्टिंग समझ में आता है? बस मैंने एक पर्यायवाची आपको डायथर्मिक बताया, चलेगा। और यहां पे कभी बोलेगा इंसुलेटेड तो कभी बोलेगा एडियाबैटिक वॉल। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको फील कराने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। लिखते चलना। तो बाउंड्री वो हिस्सा है। अच्छा ये बताओ, बाउंड्री यूनिवर्स में है कि सिस्टम में कि सराउंडिंग में है? बाउंड्री कहां है? अच्छा, बाउंड्री को सिस्टम का हिस्सा माने कि सराउंडिंग का? बाउंड्री को किसका हिस्सा माने, सिस्टम का कि सराउंडिंग का? बाउंड्री वो है जो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो ना सिस्टम में है ना सराउंडिंग में, दोनों को सेपरेट करने वाला हिस्सा वही बाउंड्री में। इज दिस क्लियर?
एनर्जी के एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? बाउंड्री। जैसी होगी बाउंड्री वैसा एक्सचेंज होगा। प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस से एग्जांपल लेके बताता हूं। आप सबने प्यारे बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, बोलो पढ़ा है। उसमें आप सबने प्यारे बच्चों, उसमें आप सबने ऐसे कैसे हो गए, मतलब छोड़ गया तो उसको बदल जाते हैं आप लोग 10-12 दिन में है? उसमें आप सबने बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा। वो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। और अगर कोई लिक्विड बॉईल हो रहा है तो तभी बॉईल होता है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो। इतना याद है? क्या हमने इस पूरे चैप्टर में बर्तन हमेशा बंद रखा था? अगर किसी ने लिक्विड सॉल्यूशन की कहानी याद हो तो चैप्टर शुरू होता मैंने कहा था बेटा बर्तन बंद कर दो, दोबारा खोलना नहीं है। चैप्टर क्लास में खोलूंगा फिर मैं खोलता उलता कुछ नहीं हूं। याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ या ना। अब सुनिएगा आज मैं क्या कहने वाला, सुनिएगा। क्या आपने कभी खुले बर्तन में पानी उबलते हुए देखा है? खुले बर्तन में पानी उबलते हुए देखा है? यानी अगर खुले बर्तन में पानी उबला है, अगर खुले बर्तन में पानी, अच्छा तो पानी का तो वेपर प्रेशर होगा, हेलो। और अगर वो उबला है तो पानी का जो वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये, आप अभी इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो और आपको पढ़ाता हूं वीपी तो केपी है, और केपी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया है। और मैंने कहा था अगर कभी कंटेनर ओपन होगा, अगर कभी कंटेनर और उसमें ऐसे सब्सटेंसेस है जो एस्केप कर सकते हैं, जो एस्केप कर सकते हैं, तो उनके जीवन में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? तो मेरा सवाल आप सबसे ये है प्यारे बच्चों, आप सबको ये पानी नजर आ रहा है आज यहाँ पे, आप सबको दिख रहा है क्या? मुझे बताओ आज यहाँ पे ओपन है कि नहीं है? पानी के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं? जब पानी के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो बताओ इसमें अगर मैं लिखता तो कुछ ऐसे लिखता, H2O लिक्विड से बना, H2O गैस आया ना। अगर H2O गैस एस्केप कर रहा है तो क्या इसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। और इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो क्या वेपर प्रेशर आएगा? और वेपर प्रेशर नहीं आएगा तो क्या पानी उबल पाएगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के, जब वेपर प्रेशर आएगा नहीं तो उबलेगा कहां से? हेलो, तो सुनिएगा, हाँ ये सच है हमारी आंखों को तो बाउंड्री नजर नहीं आता है, क्योंकि असलियत तो वही है जो हमें महसूस हो पाता है, हाँ या ना। मगर याद रखना यहां से ऊपर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, और वो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी उस पर प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर वैक्यूम होता, अगर वैक्यूम, बहुत गहरी बातें कर रहा हूं क्या? 3 लेक्चर ऐसे ही चलेगा, ठीक है? सुन रहे हो ना? ये जो हमारे पास ऊपर से, हाँ ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे जितने मॉलिक्यूल बाहर जाने थे उतने जा नहीं पाएंगे। अगर ये नहीं होता तो शायद 100 मॉलिक्यूल जाते, लेकिन अगर ये है तो उतने जा नहीं पाएंगे। हाँ जो कह रहा हूं सुनिएगा, क्लोज कंटेनर में क्लोज इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम जल्दी नहीं आएगा, मगर कभी न कभी इक्विलिब्रियम वहां भी आएगा क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेयर की इमेजिनरी बाउंड्री है। तो सवाल है बंद बर्तन में खुले बर्तन में पानी कहां उबलेगा? दोनों में। पहले कहां उबलेगा? बंद में, लेकिन खुले में भी उबलेगा क्योंकि वहां पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है। एनसीईआरटी कहता है ये इमेजिनरी बाउंड्री का एक मतलब है, मात्र एक मतलब नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री? वो कहता है जब भी कभी आप पीवी कर्व बनाते हैं, कौन सा कर्व? पीवी कर्व। तो पीवी कर्व में आप लोग प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं, अगर याद हो किसी को, आप सबने थर्मोफिजिक्स में सुना होगा, यहां लिखते हैं P1 V1 हाँ या ना, और यहां लिख दो P2 V2 यस और नो, यस और नो। आप यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी कंडीशन बनाते हैं। उसने कहा ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक बाउंड्री को बताते हैं, ये अपने आप में एक इमेजिनरी बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री का फील क्या है? वो बाउंड्री जो हमें नजर नहीं आ रही, जो हमें महसूस नहीं हो रही। एनसीईआरटी कहता है नहीं, जो ग्राफ में बना रहे हो ऐसे लाइन वाइन, वो भी इमेजिनरी बाउंड्री का ही एक प्रतीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रुको जरा, एक होगा सिस्टम, एक होगा दोनों को सेपरेट करने वाला। बाउंड्री न जाने कितने टाइप के हो सकते हैं, मैंने इतने लिखे, और भी न जाने कितने हो सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाउंड्री ही है जो एनर्जी के एक्सचेंज को कंट्रोल करता, बोलो हाँ या ना। इज दिस क्लियर? क्या बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है? इमेजिनरी बाउंड्री का साक्षात एग्जांपल याद रहेगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिनरी बाउंड्री, उसमें लिख लेना वाटर बॉईल in an open container because of imaginary boundary, because of imaginary boundary
of atmosphere because of imaginary boundary of atmosphere. तो जो एटमॉस्फेयर की इमेजिनरी बाउंड्री है उसी के कारण वहां पे पानी उबल पाता है. तो इमेजिनरी बाउंड्री ऐसा हो सकता है कभी आपको फील ना हो, सेंस ऑर्गन को सेंस ना हो, मगर वहां कुछ ना कुछ हो सकता है. आज कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा यही डिसाइड करेगा कितने मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे कितने नहीं करेंगे. बोलो हाँ या ना. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखना एज पर एनसीईआरटी. एज पर एनसीईआरटी in PV curve coordinates will form imaginary boundary. तो आप वहां पर कोऑर्डिनेट की मदद से भी इमेजिनरी बाउंड्री बना सकते हैं. चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं. बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी चीज को स्टडी करोगे उसका क्या नाम है? सिस्टम. सिस्टम वो है जिसको हम पढ़ने वाले हैं. और बाकी सबको क्या बोला? बोलो ना यार. आप स्टडी किसे करते हैं? सिस्टम की. और सिस्टम सराउंडिंग से कैसे एनर्जी का एक्सचेंज करेगा इसका डिसीजन कौन करेगा? बाउंड्री. हमारे आसपास जितने भी सिस्टम थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. क्या वर्ड बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ. जरा आना जरा. एनर्जी कितने रास्ते हैं? नंबर 1. सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. हाँ या ना? उन्होंने कहा दुनिया में अगर कभी ऐसा होता है इसका भी आदान प्रदान, इसका भी आदान प्रदान, इसका भी. अरे एनर्जी कितने रास्ते हैं? अगर तीनों का एक्सचेंज हुआ मतलब हर एनर्जी के रास्ते खुले हैं. इसे कहा गया ओपन सिस्टम. क्या बोला गया? रुकना जरा. अगर कभी ऐसा हो मैटर का एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज केवल हीट और हीट क्या है? फील कराऊंगा. वर्क क्या है? फील कराऊंगा. अभी आपने सुना तो है ना इतना ना. हाँ या ना? अगर कभी मैटर का एक्सचेंज, पहला केस तीनों का एक्सचेंज हो. बोलो ना. दूसरा केस किसका एक्सचेंज ना हो. तीसरा केस इन दोनों का एक्सचेंज. चौथा केस इन तीनों का एक्सचेंज. इसके अलावा कोई केस पॉसिबल? एग्री और नॉट? दुनिया में जितने भी सिस्टम थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कितने तरीके के बनाएंगे लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. सिस्टम को क्लासिफाई करने का आधार क्या था? बेसिस क्या था? बेसिस क्या था? एनर्जी एक्सचेंज. लिखना ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है. अभी तक सारे वर्ड आपको याद है बच्चों? डायथर्मिक वॉल का मतलब याद है? इंसुलेटेड का मतलब याद है? इंसुलेटेड जिससे एनर्जी का कंडक्शन. बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. तो सबसे पहले सिस्टम को बोला गया ओपन सिस्टम. क्या बोला गया? अच्छा, नाम ही इसका मतलब बता रहा है. कैसा सिस्टम है? ओपन. अच्छा, बच्चे ऐसे कहते हैं ओपन है मतलब खुला है. क्या खुला है? सर बर्तन खुला है. अरे भाई वो फील करने का तरीका है. ओपन सिस्टम कहने का मतलब है ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी के हर रास्ते खुले. इज दिस क्लियर? कितने रास्ते एनर्जी के? मैटर, हीट और वर्क. पक्का? एक सवाल पूछ लूं क्या? ओपन सिस्टम में वर्क हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जब मैं वर्क कहता हूं तो मेरे वर्क का मतलब क्या है? इधर कंप्रेशन और. तो बताओ ओपन सिस्टम में वॉल फ्लेक्सिबल होगी रिजिड होगी? क्या बोला मैंने? चलेगा. तो लिखते चलना ओपन सिस्टम. अरे सबको याद तो होगा. अगला सिस्टम कौन है? क्लोज सिस्टम. हेलो, हाँ या ना? और अगला सिस्टम कौन है? आइसोलेटेड. एक बार लिख लो, ऐसा कॉलम बना के लिख लो. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. यहां तक बच्चों को याद होता है. जो नहीं याद होता जरा वो सुनिएगा. क्लोज सिस्टम के भी दो हिस्से हैं. क्लोज सिस्टम के भी. रुकना जरा. पहला सिस्टम क्या नाम रखा? ओपन. ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एनर्जी के सारे रास्ते. अभी लिखवाऊंगा. राइट. क्लोज में एनर्जी के सारे रास्ते खुले. चलेगा. अब क्लोज में भी एनर्जी के सारे रास्ते नहीं खुले. हेलो, उसमें से अपने पास एनर्जी के कितने रास्ते थे? 3. एक था मैटर, एक था हीट, एक था. ध्यान सुनना बच्चों. एक था मैटर, एक था हीट, एक था. हेलो, क्लोज सिस्टम में केवल मैटर का एक्सचेंज का रास्ता बंद है लेकिन हीट और वर्क एक्सचेंज का रास्ता. रुको, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीख रहे हो. मैं बोलूंगा क्लोज सिस्टम. क्या बोलूंगा? तो आपको ये नहीं सोचना ढक्कन बंद है. हेलो, वो ठीक है लेकिन उससे आपसे थ्योरी के सवाल नहीं बनेंगे. जब मैं बोलूं क्लोज सिस्टम तो आपको सोचना है उसमें एनर्जी के कौन सा रास्ता बंद है? मैटर. लेकिन कितने रास्ते खुले?
एक है हीट, दूसरा है तो या तो हीट का खुला होगा या तो वर्क का खुला होगा या तो दोनों रास्ता खुला होगा। हेलो, इसीलिए क्लोज सिस्टम के भी दो केसेस बनाए गए। एक ऐसा केस जिसमें हीट का भी एक्सचेंज हो और वर्क का भी एक्सचेंज हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और दूसरा केस था एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, केवल वर्क का एक्सचेंज हो। प्यारे बच्चों, इज दिस क्लियर? पहले ऐसे लिखना, फिर उसको प्रॉपर लिखवाता हूं। एक तरफ लिखना ओपन सिस्टम, एनर्जी कितने रास्ते हैं बच्चों? 3। तो ओपन सिस्टम में तीनों रास्ते खुले, मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट का भी एक्सचेंज हो और वर्क का भी एक्सचेंज हो। क्लोज सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज तो नहीं होगा मगर हीट और वर्क का होगा। दोनों साथ में भी हो सकता है, दोनों एक एक करके भी हो सकता है, और जैसा एक्सचेंज होगा वैसा नाम होगा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहा गया जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज है, ना हीट का एक्सचेंज है और ना ही वर्क का एक्सचेंज है। हेलो, फील करते हैं, लिख लो पहले। कुल कितने सिस्टम आ चुके हैं प्यारे बच्चों? आपको 3 नजर आ रहे कि 4 नजर आ रहे हैं? देखो ध्यान से, कितने सिस्टम नजर आ रहे हैं? क्यों, मैं तो 3 ही लिखे हैं। हाँ या ना? अब दिमाग में पिक्चर बना लो। ये सारे के सारे खेल का लॉजिक क्या है? एनर्जी। कहां कैसी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वैसे नाम रखा गया। हाँ या ना? सबसे पहले समझते हैं ओपन सिस्टम। लेट्स इमेजिन, अगर आज किसी बर्तन में आपने गर्म पानी रखा है और वो बर्तन खुला है, तो क्या पानी के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं? पानी के मॉलिक्यूल बाहर जाना मतलब मैटर का एक्सचेंज होना। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो पानी का बाहर जाना या और पानी का मिलाना, यह सिस्टम ओपन हुआ कि क्लोज हुआ? पूरी बात सुनना, ठीक? अब ओपन सिस्टम है, लेकिन जो उसकी बाउंड्री है, लेट्स इमेजिन वो इंसुलेटेड है। कैसी है? क्या हर बच्चा इंसुलेटेड समझता है? इंसुलेटेड का सबसे प्यारा एग्जांपल है वो थर्मस फ्लास्क। देना जरा, इसकी जो बाउंड्री है, 1 मिनट, क्या इसमें बाउंड्री है कि नहीं है? ये जो बाउंड्री है, इससे इधर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो ना। अच्छा, ना तो होगा कंप्रेशन, ना तो होगा, बोलो, यानी पीवी वर्क होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हीट का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? गैस में रखोगे तो अंदर का पानी गर्म होगा, यानी हीट का एक्सचेंज। मान लो अच्छी वाली बोतल है, ठीक है, बताओ अंदर का पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यानी कि जो अंदर का पानी गर्म नहीं हुआ मतलब हीट का एक्सचेंज भी, बोलो ना बच्चों, और वर्क का एक्सचेंज भी। अच्छा, ढक्कन बंद है मतलब ना बाहर से कुछ आने वाला ना अंदर से बाहर कुछ। तो बताओ ये सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? हीट का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? वर्क का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा? कौन सा सिस्टम? इज दिस क्लियर? एक लाइन बोलता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी के हर रास्ते बंद है, मतलब आप उसमें एनर्जी दे नहीं सकते हो, ना आप उससे एनर्जी। इज दिस क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम क्या अपने आप में क्लोज सिस्टम है? बोलो ना। एक लाइन बोलता हूं, कुल मिला के दुनिया में 2 ही सिस्टम है, या तो ओपन है या तो क्लोज है। दुनिया में 2 ही सिस्टम है, या तो ओपन है या तो। यार कुछ गहरी बातें कर रहा हूं, मुझे पता है थ्योरी चल रही है, मगर कुछ डिटेल बातें आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं 3 सिस्टम है, 4 है, 5 है, 10 है, सच में केवल 2 ही है, या तो ओपन है या तो। और अगर मैंने बोला क्लोज, क्या बोला? तो उसमें एनर्जी कौन सा रास्ता बंद होने वाला? बाकी सारे रास्ते। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हाँ हमारा सिलेबस थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें भी सिस्टम पढ़ते हैं, और सिस्टम में भी हम केवल क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? तो जब मैंने क्लोज सिस्टम बोला, कौन सा सिस्टम? तो क्या हमारा सिलेबस आइसोलेटेड सिस्टम है? बोलो ना। आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम है कि नहीं है? क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें मैटर का एक्सचेंज ना, बाकी एनर्जी के सारे एक्सचेंज पॉसिबल, या तो एक हो या तो एक से ज्यादा हो, या तो केवल हीट हो या तो केवल वर्क हो, या दोनों, मगर मैटर का एक्सचेंज होने वाला। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं क्लोज सिस्टम, क्या कहता हूं? तो क्लोज में मैटर का एक्सचेंज होने वाला। अब या तो एक्सचेंज होगा हीट का, या तो होगा, या तो दोनों का। बोलो ना। अगर दोनों का एक्सचेंज हुआ, सही मायने में इसे कहा जाता है रियल क्लोज सिस्टम। क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहेंगे रियल क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इंसुलेटेड सिस्टम, या कई दफा बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। लिख लेना, इंसुलेटेड सिस्टम, या कई दफा कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। अब थोड़ा फील करते हैं, इंसुलेटेड सिस्टम या
एडियाबैटिक सिस्टम। एक सवाल पूछूं, इंसुलेटेड मतलब उसमें कौन सा रास्ता बंद है? आपको जवाब देना है। पहले बताओ, इंसुलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम? हमारा सिलेबस क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम? क्लोज सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम भी है, बोलो ना यार। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें एनर्जी के सारे रास्ते बंद? इसे कहा गया दुनिया से अलग थलग, बिल्कुल तन्हा, बोलो हाँ या ना। ये जो थर्मस फ्लास्क है, सही मायने में ये परफेक्टली आइसोलेटेड है कि नहीं है? अगर परफेक्टली आइसोलेटेड होता ना तो बर्फ रख देते, सालों साल बर्फ ही रहता, लेकिन ऐसा क्वालिटी खराब है, हाँ या ना। लेकिन अगर ऐसा बॉटल होता, ऐसा थर्मस फ्लास्क होता जिसमें परफेक्टली इंसुलेशन होता, तो कभी ना हीट का एक्सचेंज होता, ना वर्क का, ना किसी प्रकार से मैटर का, बोलो हाँ या ना। जैसी चीजें रहेंगी वैसी वैसी रहेंगी, यस और नो? इसको फील करना मतलब अगर कभी चीजों का कुछ बदलता है तो बदलने के पीछे कारण एनर्जी है। अगर आज बर्फ पिघल के पानी बना है, कारण एनर्जी है। एनर्जी को रोक दोगे तो उसके अंदर बदलाव बदल जाएगा, बोलो ना। और कैसा बदलाव होगा उसका निर्णय बाउंड्री करेगा, हाँ या ना, यस और नो। अब आपके सामने दो टर्म आ चुके हैं, एक है आइसोलेटेड सिस्टम और एक है इंसुलेटेड। बताओ दोनों सेम है कि अलग है? पक्का? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक है, लिखवा दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में, पहले जवाब दो। एक है आइसोलेटेड, इंसुलेटेड दोनों सेम है अलग है? आइसोलेटेड में एनर्जी का सारा रास्ता, और इंसुलेटेड में एनर्जी का कौन सा रास्ता खुला है? तो बताओ इंसुलेटेड सिस्टम की बाउंड्री कैसी होगी? इंसुलेटेड सिस्टम की बाउंड्री फ्लेक्सिबल, मगर आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री रिजिड। तो सवाल आता है आइसोलेटेड इंसुलेटेड में क्या फर्क है? फर्क है बाउंड्री का। बाय चेंजिंग द बाउंड्री यू कैन चेंज द सिस्टम, बाय चेंजिंग द बाउंड्री यू कैन चेंज द। अगर बाउंड्री कभी फ्लेक्सिबल से रिजिड कर दो, वही इंसुलेटेड आइसोलेटेड बन जाएगा, वही आइसोलेटेड इंसुलेटेड बन जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझे? पक्का? इतना लिखना, सवाल के रूप में लिखेंगे। इतना लिख लिया? एक बार लिख लो इसको क्लोज में, ये क्रॉस के फॉर्म में चलेगा, शब्दों में लिखा हूं, फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने यार। मैं बस यहां आपको समझाना चाहता था, राइट? लिख लेना। शब्दों में लिखा हूं क्या? नहीं लिखवाऊंगा, लिखिए। तीनों रास्ते ओपन है, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं है, मगर बाकी दोनों का एक्सचेंज है। जहां हीट का एक्सचेंज है उसका नाम है इंसुलेटेड सिस्टम, उसे कई दफा एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं। नीचे पॉइंट लिखना, ट्रू फॉल्स खेल रहे, फटाफट लिखना। बोलूं? पहला सवाल, isolated system is an example of closed system. बोलो, isolated system is an example of closed system. True or false? है? Isolated system is an example of closed system। बोलते आपके मन में क्या आएगा? कौन सा रास्ता बंद है? हमारा सिलेबस ओपन है, क्लोज है? तो हमारे सिलेबस में वैसे एनर्जी कितने रास्ते हैं, लेकिन क्लोज में कितने हैं? या तो हीट या तो, मतलब अगर सिस्टम में कुछ भी करना है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो हीट दोगे या तो हीट लोगे, या तो वर्क करोगे या तो वर्क लोगे। नहीं समझे? वैसे कितने रास्ते हैं, पर अपना केस दो ही में सिमट चुका है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लिखना, आइसोलेटेड सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अगला सवाल लिखना, बाय चेंजिंग द बाउंड्री, by changing the boundary system type changes. By changing the boundary system type changes। बोलो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पक्का? अगर प्यारे बच्चों इंसुलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम? बोलो ना। तो बताओ हीट का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? इंसुलेशन है, इंसुलेटेड है, मतलब हीट का आदान प्रदान होने वाला, मगर एनर्जी का एक रास्ता और है, वह कंप्रेशन किया जा सकता है, एक्सपांशन किया जा। तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे बिना गर्म किए पानी को उबाला जा सकता है। अगर मैंने पानी को इंसुलेटेड सिस्टम में रख दिया, कैसा सिस्टम? थोड़ा फील करना, कैसा सिस्टम? मतलब कौन सा रास्ता बंद है? ये रास्ता क्या चल रहा है, रास्ता वास्ता ये क्या है? अच्छा, किसका रास्ता बंद है? अरे आप सोचते नहीं हो यार, किस खेत का? मतलब एनर्जी के सारे रास्ते बंद हो गए? अरे वो गया में थर्मो में कहते हैं एनर्जी का एक रास्ता और है, कौन है? वर्क। कंप्रेस करके एक्सपांशन करके भी पानी को उबाला जा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कितना एक्सप्रेशन कंप्रेशन करे कि पानी उबल जाए। फिलहाल अभी विदाउट चेंजिंग द हीट, विदाउट एक्सचेंजिंग द हीट वी कैन बॉइल वाटर, यस और नो? अगर इंसुलेटेड सिस्टम है, कैसा? तो एनर्जी का कौन सा रास्ता खुला है? तो बताओ इसकी जो बाउंड्री है रिजिड है कि फ्लेक्सिबल?
लिख लेना, इसकी बाउंड्री कैसी है? फ्लेक्सिबल। और लेकिन अगर सिस्टम हुआ आइसोलेटेड, सिस्टम हुआ तो बताइए इसकी बाउंड्री कैसी है बच्चों? रिजिड की फ्लेक्सिबल? सर इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है? रिजिड। अच्छा ये बताओ इंसुलेटेड सिस्टम की जो बाउंड्री है फ्लेक्सिबल है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? डायथर्मिक की एडियाबैटिक? हाँ पक्का? मैं कह दूं इसकी जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है, बोलो चलेगा? नीचे वाले की वॉल कैसी है? नीचे वाले की बोलो ना बच्चों, पक्का? एडियाबैटिक वॉल मतलब हीट का एक्सचेंज होने वाला, उसे एडियाबैटिक बोलते हैं, उसे इंसुलेटेड भी बोलते हैं, हाँ या ना? तो अगर आइसोलेटेड है तो इसकी जो बाउंड्री है वो भी एडियाबैटिक ही है, मगर बस फर्क है, एक रिजिड है तो दूसरा फ्लेक्सिबल। इतने में सवाल आपको घुमाएगा, चलेगा भाई? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? ये जो हमारी क्लास है वो किस टाइप का सिस्टम है? ओपन सिस्टम की क्लोज सिस्टम? अपनी जो क्लास है कैसा सिस्टम है ये? बोलो ना। ये क्लास ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है? कैसे बता दिया? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है कि मैटर का? आप जा सकते हैं, आप आ सकते, बोलो हाँ या ना? कोई बंदा अंदर से पानी लेके आ सकता है, जा सकता है, या सो नो? क्लास कैसा सिस्टम का एग्जांपल हुआ? नाउ लेट्स इमेजिन अगर इस दरवाजे को परमानेंटली बंद कर दिया जाए, सारे के सारे विंडोज बंद कर दे, क्या ये क्लोज होगा? यहां तक समझ में आता है। अर्थ कैसा सिस्टम है? अर्थ, ये धरती कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम की क्लोज सिस्टम? ऐसे घटिया सवाल आ रहे हैं, यही आप गलत करके आओगे, दिमाग अर्थ है कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, करके आओगे क्लोज सिस्टम। हाँ आप यकीन मानो ऐसे सवाल आ रहे हैं। हेलो, अर्थ कैसा सिस्टम है? ओपन की क्लोज? हाँ ओपन सिस्टम का मतलब क्या? जिसमें मैटर का भी एक्सचेंज हो और हीट का भी और वर्क का। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ में आता है? एक सवाल लिखना जरा। सैटेलाइट, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, satellite in an orbit is an example of, is an example of। आप मुझे बताइए जो सैटेलाइट है वो किसका एग्जांपल है? और आपके सामने चार ऑप्शन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज, किसी को चौथे सिस्टम का नाम पता है क्या? एडियाबैटिक सिस्टम। कुछ और कहना चाहते थे आप? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक। कैसा सिस्टम है सैटेलाइट? जल्दी बोलो। अच्छा सैटेलाइट नहीं बोला मैंने, ये नहीं आपके घर के बगल में सैटेलाइट रखा है, कहां रखा है? ऑर्बिट में। तो बताया आप उससे मैटर का एक्सचेंज कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो ना। एक बच्चा कहता है हम तो कर सकते, रॉकेट लेके जाएंगे वहां कुछ रख के आएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? कुछ कह रहे हाँ सर कर तो सकते हैं, है ना बेटा? रियलिस्टिक दुनिया में जीना शुरू करिए। इमेजिन करते अर्थ है और यहां पे एक सैटेलाइट है, तो मुझे बताओ सैटेलाइट में आप मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते नहीं कर सकते? एक मिनट, कौन सी एनर्जी? कंप्रेशन के एक्सपांशन, है ना? सैटेलाइट आके अर्थ को कंप्रेस करेगा ना। हमारे लिए एनर्जी के तीन ही रास्ते भाई, एक है मैटर, एक है हीट, एक है ब्रह्मांड में एनर्जी। केवल तीन रास्ते हैं। ब्रह्मांड में एनर्जी के और भी रास्ते हैं कि नहीं है? अरे यस और नो? ये जो माइक्रोवेव होती है, जो रेडियो वेव होती है, ये भी तो एनर्जी अपने आप में। तो क्या यहां से वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है? वो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी नहीं है, अलग बात है, मगर एनर्जी का ट्रांसमिशन है कि नहीं है? और अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन है तो बताइए मैं आज इसे क्या कहूं? ओपन सिस्टम कहूं कि क्लोज सिस्टम? कैसा सिस्टम कहूं? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप इसमें आइसोलेटेड और एडियाबैटिक भी बोल रहे हो, आइसोलेटेड क्यों नहीं कह सकते? एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? फिर आया एडियाबैटिक सिस्टम, तो एडियाबैटिक सिस्टम है कि नहीं उसका डिसीजन कौन करेगा? उसकी वॉल। यस और नो? इन जनरल हम मान के चल रहे हैं वहां पे वॉल कैसी है? डायथर्मिक वॉल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रुको जरा, अगर कोई सिस्टम है, कौन है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, किसके साथ होता है? सराउंडिंग के साथ। अच्छा सराउंडिंग हमेशा एनर्जी दी क्या कोई जरूरी है? सराउंडिंग एनर्जी दे भी सकता है, और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज कंट्रोल कौन कर रहा है? बाउंड्री। कैसा होगा बाउंड्री वैसा ही होगा एनर्जी का एक्सचेंज। एग्री और नॉट? जैसा होगा बाउंड्री वैसे ही होगा। बाउंड्री बदलोगे तो सिस्टम का टाइप बदल। सही है। एक लाइन बोलता हूं, स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू कहना, फॉल्स हो तो फॉल्स कहना। दुनिया में हर सिस्टम का सराउंडिंग है, दुनिया में हर सिस्टम का। लिखो जरा एक लाइन, फॉर एवरी सिस्टम देयर मस्ट बी अ सराउंडिंग,
फॉर एवरी सिस्टम, ये सोचोगे तो ही आएगा बच्चे, ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। फॉर एवरी सिस्टम, फॉर एवरी सिस्टम देयर मस्ट बी सराउंडिंग। आपके फील, आपके कंसेप्ट क्या कहते हैं? अगर कोई सिस्टम है तो उसका सराउंडिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ, यही थर्मोडायनेमिक्स है प्यारे बच्चों। हाँ, शुरू में थोड़ा शब्दावली है, 3 लेक्चर तक नए नए टर्म्स हैं, मगर फील करना पड़ेगा क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर चलता है। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन मोलैरिटी वाले शब्द यहां नहीं यूज होंगे। आज आपके सामने बोला फॉर एवरी सिस्टम देयर मस्ट बी सराउंडिंग, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? कितने बच्चे कह रहे हैं फॉल्स? रेज योर हैंड। क्या कोई फॉल्स वाला है? एन आंसर इज फॉल्स। आ जाओ जरा, ये सिस्टम है मान लो, आओ ना बच्चों। ये कौन है और बगल में कौन है, और दोनों को मिला के क्या बना? हेलो, अब ये मान लो असली वाला यूनिवर्स है, मान लो। कौन सा यूनिवर्स है? चलेगा? पहले आपने इस क्लास को पढ़ा, फिर आपने पूरे कोटा को पढ़ा, फिर आपने पूरे अर्थ को पढ़ा। हेलो, अब आपने पूरे यूनिवर्स को पढ़ना शुरू किया। ये यूनिवर्स होता क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? रियल यूनिवर्स। क्या यूनिवर्स के बाद कोई दूसरा यूनिवर्स है? कहते हैं यूनिवर्स अनंत है। क्या कहते हैं? मतलब जहां तक अंत नहीं हुआ, या कहते हैं जहां अंत नहीं है वही यूनिवर्स है, हाँ या ना? यूनिवर्स की बाउंड्री कहां खत्म हो रही है? पता नहीं। मान लेते हैं यहां कहीं खत्म हो रही है, मान लो। सर ये क्या बात होती है? मैंने क्या सवाल पूछा? यूनिवर्स की बाउंड्री कहां खत्म हो रही है? पर मान लेते हैं कभी ना कभी खत्म होगी तो यही होगी। अरे बोलो ना, मान लिया? पक्का? इसके बाहर कौन है? क्यों, कुछ होना चाहिए ना। सर अगर इसके बाहर कुछ हो तो फिर आपने यूनिवर्स पहले कैसे मान लिया? ये तो वही वाली बात, आपने अर्थ केवल यूनिवर्स मान लिया। कुछ देर पहले मैंने यूनिवर्स को वेरिएबल बोला, अब मैं रियल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मेरी बात समझ पा रहे? इस यूनिवर्स के बाहर कोई और बाउंड्री है कि नहीं है? बोलो ना यार। अगर इस यूनिवर्स के बाहर कोई और बाउंड्री होता तो फिर आपको यूनिवर्स के दायरे बढ़ाने पड़ते। ये यूनिवर्स रियल वाला है, मतलब इसके बाहर और कुछ नहीं है। यहीं पे आके इसकी सारी की सारी बाउंड्री खत्म है, आया ना? मतलब अगर आपने कभी इस रियल यूनिवर्स को पढ़ना चाहा तो इसका कोई सराउंडिंग मिलने वाला नहीं है, ना एनर्जी कहीं जाने वाली, ना एनर्जी कहीं से। रियल यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे अलग थलग तनहा, किसी से कोई मतलब, ना एनर्जी देगा ना एनर्जी, ना मैटर का, ना हीट का, ना वर्क का। बोलो हाँ या ना? क्या इस यूनिवर्स में कोई एनर्जी का रास्ता है? क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? और एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका कोई सराउंडिंग नहीं है। सो द आंसर इज फॉर एवरी सिस्टम देयर मस्ट बी सराउंडिंग। आंसर ट्रू और फॉल्स? पक्का? और वो कौन सा सिस्टम है जिसका कोई सराउंडिंग नहीं? यूनिवर्स की रियल यूनिवर्स। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रियल यूनिवर्स। मैंने एक वर्ड बोला, रियल यूनिवर्स। रियल यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। रियल यूनिवर्स is an example of isolated system and do not have any surrounding, और जिसकी कोई सराउंडिंग नहीं है। बच्चों सुन पा रहे हैं क्या? रियल यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग। एक सवाल पूछूं क्या? रियल यूनिवर्स की बाउंड्री कैसी है? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? आपको कैसे पता चला? आपने तो बाउंड्री देखा ही नहीं। सर बाउंड्री नहीं देखा, मगर यह पता है कुछ यूनिवर्स के बाहर कुछ और एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला। अरे हाँ या ना? अगर बाउंड्री में कुछ मानते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज भी मानना पड़ता है, इसलिए हम क्या मान के चलेंगे उस बाउंड्री को? नॉन कंडक्टिंग। एग्री और नॉट? एक सवाल पूरी क्लास से पूछ लूं। ये जो थर्मस फ्लास्क है, दिख रहा है सबको? बताओ ये क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम? अभी फिलहाल अच्छा क्लोज सिस्टम है। एक बात, ये जो थर्मस फ्लास्क है क्या अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है? मगर ये परफेक्टली आइसोलेटेड है कि नहीं है? पक्का? थर्मो ने इस कठिन से ब्रह्मांड को कितना आसान कर दिया, सुनिएगा। उसने कहा ये जो यूनिवर्स है ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है। ये जो थर्मस फ्लास्क है परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो, बट फॉर द टाइम बीइंग, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए इसे आइसोलेटेड सिस्टम माना जा। आप पूरे ब्रह्मांड को एक थर्मस फ्लास्क में पढ़ सकते हो। आप पूरे एक थर्मस फ्लास्क में, जब मैं एंट्रोपी पढ़ा रहा हूंगा तो इसी लाइन को आपको फील कराऊंगा। वो जो रियल यूनिवर्स है उसकी पूरी की पूरी तस्वीर इस थर्मस फ्लास्क में देखी जा सकती है। जो लॉज, जो कंसेप्ट वहां लगाने हैं वो यहां भी लगाए जा सकते हैं। नॉट
फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अप्लाई। बोलो हाँ या ना। समझ पा रहे हो? ये थर्मो का जादू है, जिसने थर्मस फ्लास्क में आपको ब्रह्मांड की तस्वीर दिखा दी, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को सिस्टम सराउंडिंग में खत्म कर दिया। अरे थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना आज। मैंने पहले ही कहा था थर्मो बड़ी बड़ी बातें करता। सर आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? तो मैं नहीं बातें कर रहा हूं। कौन बातें कर रहा है? थर्मो। उसकी बातें है ही बड़ी बड़ी, छोटी बातें नहीं करता वो। लिखिए जरा, लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के। थर्मस फ्लास्क कैन बी कंसिडर्ड, थर्मस फ्लास्क कैन बी कंसिडर्ड, थर्मस फ्लास्क कैन बी considered as an isolated system for a small interval of time, चलेगा। थर्मो कहता है पूरा यूनिवर्स होगा। क्या कहता है? पूरा, उसमें कोई सिस्टम होगा। सिस्टम चार टाइप का होगा, या तो होगा ओपन, या तो होगा क्लोज, या तो होगा इंसुलेटेड, हाँ या ना, या तो होगा आइडियाबेटिक, यस और नो, या तो होगा आइसोलेटेड, या तो होगा। अब जितने भी सिस्टम है, आप सबका ध्यान चाहिए, जितने भी एक मिनट, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग दो ही चीजों का स्टडी करते हैं, या तो आइडियल गैस का, या तो हाँ सिलेबस से बीओजी हटा दिया है मगर फिर भी यहां पढ़ेंगे, ठीक है? या तो आइडियल गैस का और या तो केमिकल रिएक्शंस का, या तो आइडियल या तो केमिकल। फिर से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स ना, उसमें क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कितने रास्ते हैं? टोटल 3, मगर हमारे लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम ओपन, सिंपलीफाई होगा, बस सुनते चलना। कौन सा सिस्टम है? क्लोज। तो हमारा सिलेबस क्या क्लोज सिस्टम है? क्लोज सिस्टम अगर है तो प्यारे बच्चों उसमें एनर्जी के सारे रास्ते खुले। अब अगर कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी सिस्टम होगा, वो किसी न किसी अवस्था में होगा। बोलो हाँ या ना। हर सिस्टम का अपना एक स्टेट होता है। मैंने एक वर्ड बोला, हर सिस्टम का अपना एक, तो टर्मिनोलॉजी में लिखिएगा नेक्स्ट टर्म, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, स्टेट बोले तो अवस्था, स्टेट बोले तो, लेट्स इमेजिन आज हम सबके सामने ये वाली बॉटल है, ठीक है? सबको दिख रहा है क्या? अंदर क्या भरा है? पानी। पल भर के लिए इसमें गैस भर दो। क्या भर दिया? कौन सी गैस? आइडियल गैस। कौन सी गैस? भरो जरा। भर दिया? कौन सी गैस भरा? कैसे भरा? कुछ भरा तो आइडियल नहीं है, कुछ नहीं भरा तभी वो आइडियल गैस भरा है। रुको रुको रुको, सारा पानी निकाल दो। समझ लो ना यार, सारा पानी निकाल दो। थोड़ा थोड़ा फील करे होती लेक्चर, उसके बाद आराम से कहानी चलेगी, ठीक? सर नहीं, फील नहीं करना, ऐसा करना पड़ेगा। पानी निकाल दिया। जब पानी निकाला तो अंदर कोई गैस भरी है कि नहीं भरी है? जब अंदर कोई गैस भरी है तो आइडियल गैस है कि नहीं है? आइडियल गैस। अब गैस पूरी निकालो। निकाल लिया। अब अंदर कौन सी गैस है? कुछ नहीं, मतलब आइडियल गैस है। आइडियल गैस की परिभाषा सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाता था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, और एक का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना 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 छोटा है कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उसका कंक्लूजन निकल के आता था कि एक ऐसी गैस मानो जिसमें गैस नहीं है, एक ऐसी गैस मानो जिसमें गैस, वही आइडियल गैस है। अरे ठीक है, चलो सर क्या सुन रहे हैं क्या? अब हमने कहा अगर कोई सिस्टम है, अंदर कौन सी गैस है? आइडियल गैस। मतलब कोई गैस है क्या? मगर कौन सी गैस है? आइडियल। तो क्या उस सिस्टम का अपना एक स्टेट होगा कि नहीं होगा? हर सिस्टम का अपना एक स्टेट होता है। लिसन केयरफुली, हर सिस्टम का अपना एक स्टेट, मतलब वो कहां है? स्टेट मतलब वो कहां, उसकी अवस्था बोलो हाँ, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन, यस और नो। और हर सिस्टम का स्टेट, हर सिस्टम का स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाएगा। हर सिस्टम का स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा। रुकना जरा, पूरा यूनिवर्स होगा, उसमें कोई सिस्टम होगा, सिस्टम चार टाइप का होगा। हर सिस्टम का अपना, और उसका स्टेट बोले तो अवस्था, स्टेट बोले तो, और उसका स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा। स्टेट वेरिएबल क्या वर्ड बोला मैंने? मतलब ऐसे वेरिएबल जिनके बदलने से स्टेट बदल,
और स्टेट के बदलने से वो भी बदल जाएगा। वो बदलेंगे तो स्टेट बदलेगा, वो बदलेंगे तो, और स्टेट बदलेगा तो, हेलो। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एक लाइन लिखना, सिचुएशन इन विच a system is present, situation in which a system is present is known as a state of system, is known as a state of system। वो अवस्था जिसमें कोई सिस्टम प्रेजेंट है वही उसका स्टेट कहलाता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम is written in terms of state variable, in terms of state variable। स्टेट वेरिएबल को हमारे पीवाईक्यूज में कई दफा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोला जाता है। तो लिख ले, स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और एनसीईआरटी उसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी लिखता है। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, कंसेप्ट वही है, फील वही है, बस पर्यायवाची है। सो स्टेट वेरिएबल आर नोन एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। फिर सुनना, अगर कोई सिस्टम होगा, अगर कोई, तो उसका अपना स्टेट होगा। उसका स्टेट कैसे बताओगे? जैसे आज मैंने आपसे कहा आपके मेंटल स्टेट क्या है, ठीक, तो आप कहेंगे वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, इंथुसियास्टिक, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कहेंगे नहीं। खैर, तो अगर आपसे आपका मेंटल स्टेट पूछा जाए तो ऐसे कुछ जवाब है यहाँ है ना। लेकिन अगर मैं आपसे इस गैसियस सिस्टम का स्टेट पूछूं तो आप नहीं बोलेंगे गैस इज वेरी हैप्पी, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, इसके स्टेट को बताएंगे स्टेट वेरिएबल में। किसको बताएंगे? वैसे तो स्टेट वेरिएबल बहुत हो सकते हैं, वैसे तो स्टेट वेरिएबल, मगर एक गैसियस सिस्टम के लिए, मेरे शब्दों को सुनना, मगर एक जो स्टेट वेरिएबल है वो होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। रुको जरा, कौन होगा? ये कौन है? स्टेट। मतलब ये बदलेंगे तो स्टेट बदले, स्टेट बदलेगा तो ये बदले, या तो चारों बदलेंगे, या तो तीन बदलेगा, या तो दो बदलेगा, या तो एक बदलेगा। कौन? स्टेट बदलेंगे तो स्टेट बदले, या स्टेट बदलेगा तो स्टेट वेरिएबल बदले, या तो चारों बदलेंगे या तो कोई। हमारा सिलेबस ओपन है कि क्लोज? पी बोले तो प्रेशर, वी बोले तो, टी बोले तो, एन बोले तो। मोल का एक्सचेंज करे कि ना करे? क्योंकि मोल का एक्सचेंज हुआ मतलब मैटर का एक्सचेंज हुआ, मैटर का एक्सचेंज हुआ मतलब सिस्टम ओपन हो गया। और हमारा सिलेबस ओपन सिस्टम, यानी हमारे लिए गैसियस सिस्टम का, हमारे लिए जो स्टेट होगा, वैसे तो 4 स्टेट वेरिएबल है मगर 3 में ही लिखा, क्योंकि मोल बदलने वाला। यहां तक फील आया? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से, हर सिस्टम का अपना स्टेट होगा जो स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। दुनिया के जितने भी स्टेट वेरिएबल है, मैंने 4 लिखे, केवल 4 नहीं है, मैंने 4 लिखे, क्योंकि हमारा सिलेबस या तो गैसियस सिस्टम है या तो केमिकल रिएक्शन है। हमारा सिलेबस या तो हेलो, तो हमारे सिलेबस में आज स्टेट वेरिएबल कितने हैं? मगर हाँ, टोटल 4 है, मगर दुनिया में केवल 4 स्टेट वेरिएबल है, ऐसा कोई जरूरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वेरिएबल? जिनके बदलने से स्टेट, बोलो ना यार। आपका मेंटल स्टेटस तो खाना खाने से ही बदल जाता है, तो आपके लिए तो खाना भी स्टेट वेरिएबल हुआ, लेकिन हमारे लिए वो स्टेट वेरिएबल इज दिस क्लियर? एक लाइन बोलता हूं, जितने भी स्टेट वेरिएबल है वो 2 ही टाइप के हैं, या तो वो स्टेट फंक्शन होंगे या तो वो पाथ फंक्शन होंगे। कौन? ये कौन होते हैं? जो स्टेट बदलते हैं, या स्टेट के बदलने से जो बदल जाते हैं। या तो वो बदलेंगे या तो स्टेट के बदलने से वो बदल जाएंगे। क्या? या तो स्टेट वेरिएबल स्टेट बदलेंगे, हाँ या ना, और या तो स्टेट बदलेंगे तो वो बदलेंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक? अब सुनिएगा, ये जो स्टेट वेरिएबल है 2 टाइप के, कितने टाइप के? या तो होगा स्टेट फंक्शन या तो होगा, रुको, क्या स्टेट फंक्शन एक स्टेट वेरिएबल है? बोलो ना, क्या स्टेट वेरिएबल एक स्टेट फंक्शन है? क्या स्टेट फंक्शन एक स्टेट वेरिएबल है? स्टेट वेरिएबल कितने रूप? 2, या तो होगा स्टेट फंक्शन या तो होगा।
अब ये क्या पहले वो समझते, उसके पहले लिखना स्टेट वेरिएबल, लिख लिया। इनको हम बोलते हैं कभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तो कभी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। लिखना एक पॉइंट स्टार बना के। इन आवर केस for gaseous system state variables are PVTN. स्टेट वेरिएबल्स आर PVTN। चलेगा। अब जितने भी स्टेट वेरिएबल कितने टाइप के? 2। अब जरा सब लोग बोर्ड पे आना, आ जाओ। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबके सामने सिस्टम है, सबको दिख रहा है क्या? ये सिस्टम आपको क्लोज नजर आ रहा है कि ओपन? अब इस सिस्टम में 2 ही चीजें होंगी, या तो होगा केमिकल रिएक्शन या तो होगा गैस। अभी हम लेके चल रहे गैसियस। अभी केवल सिलेबस को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, हम पढ़ने क्या वाले पहले वो समझो, राइट? हेलो। अब ये सिस्टम है, कौन है ये? तो सिस्टम ओपन है क्लोज, तो क्या इसका अपना स्टेट होगा? तो अगर मुझे इसका स्टेट बताना है, तो मुझे स्टेट वेरिएबल का सहारा लेना। गैसेस सिस्टम के कितने स्टेट वेरिएबल है? बोलो ना यार। मतलब या तो P, या तो V, या तो T, या तो मोल। डन। मैं यहां लिख देता हूं, इसका प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम है V1, इसका टेम्परेचर है T1 और मोल को एन रहने दो। बोलो हाँ या ना। रुकिए प्यारे बच्चों, क्या मैंने इसका स्टेट बता दिया? अरे उसका 1 एटीएम प्रेशर है, उसका 10 लीटर वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर 25 है, तुरंत सिस्टम की तस्वीर आगे। बोलो हाँ या ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर स्टेट वेरिएबल। स्टेट बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो स्टेट बदलेगा। और आपको पता है दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं बदलेगा। दुनिया में कुछ भी अपने आप, हर चीज के होने न होने का कारण, होने न होने का कारण। और एनर्जी कितने रास्ते? लेकिन अब कितने रास्ते? या तो हीट या तो। जब आप इसमें हीट और वर्क का करोगे एक्सचेंज, हीट और वर्क का करोगे, तो क्या इस सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा? आज इसका स्टेट क्या है? P1, V1, T1। अब इसका स्टेट हो गया P2, V2, T2 और मोल को एन रहने दो। बोलो हाँ या ना। 1 मिनट। स्टेट बदला। आप कैसे जाने स्टेट बदला? क्योंकि स्टेट वेरिएबल बदला। स्टेट वेरिएबल क्यों बदला? क्योंकि हमने एनर्जी का एक्सचेंज किया। और हमने एनर्जी का जब एक्सचेंज किया, वो जो एक्सचेंज करने का तरीका उसे कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस क्या है? व्हाट इज प्रोसेस? एनर्जी एक्सचेंज करने का तरीका। यानी प्रोसेस में एनर्जी के कितने रास्ते होंगे? 2। या तो होगा हीट या तो होगा वर्क। नहीं समझे? एक लाइन बोलता हूं, समझ में तो हाँ कहना। बोलो क्या? इस पूरे यूनिवर्स में कोई सिस्टम होगा, इस पूरे यूनिवर्स में कोई हर सिस्टम का अपना स्टेट होगा। हर सिस्टम का अपना, उसका स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा। स्टेट वेरिएबल बदलने के लिए हमें एनर्जी का एक्सचेंज करना, स्टेट वेरिएबल बदलने के लिए हमें प्रोसेस करना। स्टेट वेरिएबल तभी बदलेगा जब प्रोसेस होगा। स्टेट वेरिएबल तभी बदलेगा जब प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस होगा तो स्टेट वेरिएबल बदलेगा। स्टेट वेरिएबल नहीं समझे? ये कौन है स्टेट वेरिएबल? ये कौन है स्टेट? अपने आप बदल गया। क्या हुआ? प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है? क्या है? एक्सचेंज ऑफ। नहीं समझे? क्या इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हुआ? अरे हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, जब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, वही जो हुआ उसे हमने क्या बोला? प्रोसेस। 1 मिनट। क्या यहां से यहां स्टेट वेरिएबल बदला? ये जो स्टेट वेरिएबल है, या तो होगा स्टेट फंक्शन या तो होगा, चलेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। अब दुनिया में जितने भी स्टेट वेरिएबल है वो 2 टाइप के हैं। या तो होंगे स्टेट फंक्शन या तो होंगे पाथ फंक्शन। आपने सुने होंगे, एक बार जरा अपने केमिकल थर्मो के हिसाब से सुनिएगा। आपका फिजिक्स वाला हो चुका है थर्मो ना? अभी हुआ है, काफी समय हो गया है। लिखो बेटा स्टेट फंक्शन। आप समझ गए होंगे मेरे दूसरे सवाल का क्या मतलब था। स्टेट, अच्छा टेस्ट में भी नहीं आया है, फिर तो अभी आपने कहां पढ़ा है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फंक्शन लिखते चलो, आना लेते लो थोड़ा। 2 लेक्चर 3 लेक्चर तक थ्योरी है, ठीक। स्टेट फंक्शन, रुको। स्टेट फंक्शन क्या स्टेट वेरिएबल है? अरे स्टेट फंक्शन ही क्या स्टेट वेरिएबल है? अब अगर कोई स्टेट फंक्शन है, कौन है? मतलब ऐसी चीजें जो केवल कहां डिपेंड करती हैं? स्टेट पे।
स्टेट बोले तो अवस्था, स्टेट बोले तो जिन्हें केवल अवस्था से मतलब है, जिन्हें केवल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। अपनी भाषा में कहूं तो ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें रास्तों से मतलब नहीं, जिन्हें केवल मंजिलों से मतलब है। किससे मतलब है? मंजिलों से। उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। एक लाइन लिखना, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज है कोई फिक्स है कि वेरिएबल है? देखो यही लोकल लैंग्वेज होती है और यही थर्मो की लैंग्वेज है। मुझे नॉर्मल कोई चैप्टर पढ़ाना ऐसे कहूंगा क्वांटिटीज, लेकिन जब थर्मो पढ़ेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा वो क्वांटिटीज कौन सी है। आई हैव टू यूज टेक्निकल वर्ड, वेरिएबल्स। जब मैंने वेरिएबल बोला तो समझना पड़ेगा वो चीजें जो वेरी हो रही है, मतलब इनकी बातें कर रहा हूं। नहीं समझ पाए? पहले भाषा को समझिए थर्मो की, फिर थर्मो पढ़ने में मजा आएगा और सेट हो जाएगा। 2-3 बार रिपीट करते रहना, ठीक है? आइए लिखना, क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। थक गए बच्चों? अरे ऐसे मत करो यार। क्वांटिटीज और वेरिएबल which depends only on, which depends only on, which depends only on initial and final state, initial and final state। तो ऐसी चीजें जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। बस एक एग्जांपल लेके आपको फ्री कर रहा हूं, ठीक है? बस एक एग्जांपल। बच्चों मान लो अपन लोग किस फ्लोर पे हैं? कौन सा फ्लोर है ये? ग्राउंड फ्लोर समझते हैं आप लोग? बहुत अच्छे। थर्ड फ्लोर भी समझते हैं? लेट्स इमेजिन हर फ्लोर का पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। मान लो हर फ्लोर का पोटेंशियल एनर्जी, तो फर्स्ट फ्लोर में कितना जूल हुआ? सेकंड फ्लोर में? वेरी टैलेंटेड। थर्ड फ्लोर में? यानी आप सब जब यहां बैठे हैं तो अपने अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठे? डन। अच्छा, आप सब सीढ़ी से आए कि लिफ्ट से आए? अच्छा, चाहे सीढ़ी से आते, चाहे लिफ्ट से आते, चाहे खिड़की से आते हैं और चाहे फेंक दिए जाते, मुझे बताओ तीनों सिचुएशन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 300 रहेगी, कभी 250 होगी? यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे रास्तों से मतलब, सीढ़ी से आए हैं, लिफ्ट से आए हैं, छुप के आए, चोरी से आए, फेंक दिए गए, इट डजंट मैटर। अगर आपकी मंजिल सेम है तो आपकी पी भी सेम होने। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? अब मैं आने वाला हूं अपने टॉपिक पे, क्लास खत्म कर रहा हूं, सुनिएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी फील कराया ना, हर चीज अब फील मत करो, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है? जब चैप्टर बढ़ते रहेंगे। हमारे चैप्टर में एक टर्म है प्रेशर, कौन है? एक टर्म है वॉल्यूम, एक टर्म है, हाँ या ना? अब मैं आपसे बातें कर सकता हूं क्योंकि आप पहली बार थर्मो नहीं सुन रहे हो। आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी का नाम सुना है? नहीं सुना होता तो पॉइंट नहीं लिखवाता। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्या बोला? इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं कभी ई तो कभी लिखते हैं यू, चलेगा? और एक टर्म है इंथैल्पी, एक टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी और एक टर्म है एंट्रोपी। ये पूरी थर्मो को ये चारों कंट्रोल कर रहे हैं और इन्हीं को सीखने के चक्कर में सब सीखना पड़ रहा है। सिस्टम पढ़ा रहा हूं, सराउंडिंग पढ़ा रहा हूं, बाउंड्री पढ़ा रहा हूं, ये सब इनको सिखाने के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम, ब्रह्मांड, यही है एंट्रोपी सिखाने के लिए। ये सब धीरे धीरे करके चीजें आती जाएंगी। समझ पा रहे क्या? व्हाट आई वांट टू से कि हमारे सिलेबस में यही चीजें हैं। बोलो हाँ या ना? पीवीटी, EHGS, हेलो। व्हाट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट? दे ऑल आर स्टेट फंक्शन, दे ऑल आर, दे ऑल आर। मतलब किसी सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी कुछ है तो किस रास्ते से जा रहे हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम है तो गिब्स एनर्जी भी सेम होने। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखे रहना बच्चों। थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। बच्चों सो गए क्या ऑनलाइन वालों? फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। किसी भी रास्ते से जाइए पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, तो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। हमारे सिलेबस में जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, सबके सब कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ऐसा कुछ किताबें कहती हैं, ऐसा कुछ किताबें कहती हैं जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। स्टेट फंक्शंस आर जनरली रिटन इन कैपिटल लेटर। स्टेट फंक्शन आर जनरली रिटन इन कैपिटल लेटर। चलेगा? रुको जरा। मतलब अगर हम किसी भी स्टेट फंक्शन को नहीं जानते तो उसके नोटेशन को देख के समझ जाएंगे। अगर कैपिटल लेटर है तो कौन है वो? कौन है वो? और अगर स्मॉल लेटर है तो पाथ फंक्शन। रुको जरा, मैंने आपके सामने ऐसे लिखा, सुनिएगा।
सबको वर्क याद है कि नहीं याद है? वर्क स्मॉल w लिखते कैपिटल W, तो वर्क पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन। फील करा दूंगा, पहले याद तो करो। हीट को ऐसे लिखते नहीं लिखते, स्मॉल है कैपिटल है, तो पाथ है स्टेट है। बोलो ना यार, मैंने प्यारे बच्चों ऐसे लिख दिया त्रियोगी कैपिटल लेटर में, बोलो क्या बन गया? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना? कैपिटल लिख दो तो स्टेट फंक्शन बन जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अक्सर जो कैपिटल लेटर में लिखा गया है वो कौन है? स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं हर वो चीज जो कैपिटल लेटर में स्टेट फंक्शन है। नहीं समझ पाए? लिखने से कोई स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं है, जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है वो स्टेट फंक्शन है। कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही। आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर। अभी आ जाओ क्लास के बाद। आज कौन सी तारीख है? 29 है क्या आज? नो वरीज, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फुल फ्लेज में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे। ये पॉइंट लिख लेना बादल बना के, अक्सर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सो ऑनलाइन वालों थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले कितने अच्छे पढ़ रहे हैं? चलिए बंद कर दो इसे।